नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास 11 व 12 के लिए है दोस्तों। ठीक है, आइए हम इस पे विचार डालते हैं दोस्तों। आपकी हेडिंगों पे आपकी हेडिंग है कि सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्याएं होती क्या है? वास्तविक संख्याओं के दायरे से आगे बढ़कर जब हम ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को हल करने की सोचते हैं तब हमें क्या सम्मिश्र संख्याओं की जरूरत होती है। ठीक है, ये होती है आपकी सम्मिश्र संख्याएं। आपकी परिभाषा है कि सम्मिश्र संख्याएं होती क्या है, तो इसकी परिभाषा ऐसी संख्या जिसे z बराबर a प्लस आई बी के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो वह आपकी क्या कहलाती है? सम्मिश्र संख्या कहलाती है। ये आपका इसका रूल है कि z बराबर a प्लस आई बी। इसमें a और आई बी क्या है? तो a बराबर होता है आपका वास्तविक भाग और आई बी बराबर होती है आपकी काल्पनिक भाग। ठीक है, नोट में दिया है कि a और b एक वास्तविक संख्याएं हैं, जहाँ i जिसे आयोटा बोलते हैं ये आपकी काल्पनिक इकाई है। ठीक है, आई बात समझ में इतनी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। इसको आपके गुण भी बता देंगे कि गुण क्या होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसमें आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसमें आपको गुण बता देता हूँ, इसके गुण क्या होते हैं दोस्तों। तो देखिए, सम्मिश्र संख्याओं के जो गुण होते हैं ना, वो ये है आयोटा के, यानी कि गुण यहाँ लिख देता हूँ आयोटा। आयोटा, ठीक है, आयोटा के। ठीक है, आयोटा यानी आई के गुण। तो यदि आई बराबर है हमारे पास, तो हम इसे लिख सकते हैं कि करड़ी में -1। ठीक है, यदि हमारे पास आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। ठीक है, आई बात समझ में। आई पे पावर 3 है तो इसका मान कितना होता है दोस्तों? आई होती है, वो भी किसकी? माइनस की होगी। आई बात समझ में दोस्तों। तो इसी प्रकार जब आई पे पावर 4 है तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि इसका 1 होता है। ठीक है, यदि आपको इधर और मैं नोट में लिख देता हूँ दोस्तों कि नोट क्या है इसका, कि इससे आगे का है, जैसे कि आयोटा पर घात 2 व 4 से अधिक है। क्या है? अधिक है तो उसे हम 2 या 4 के रूप में घात को तोड़कर हल करते हैं। आई बात समझ में दोस्तों। ये आपकी नोट की हेडिंग है। यदि आयोटा आई के ऊपर आपके पास आयोटा यानी कि आई ये लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, नोट में मैंने लिख दिया है आयोटा पर घात 2 या 4 से अधिक है, जैसे कि आई पे घात 10 है। ठीक है, तो इसको हम हल करने के लिए 2 या 4 के रूप में तोड़ सकते हैं, जैसे कि ये इस प्रकार मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। इस पे घात 2 कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमें इसको हल करना होता है। ठीक है, तो ये आयोटा के गुण है। ठीक है, आगे का हम क्वेश्चन हल करवाएंगे दोस्तों आपको। इसकी आगे की हेडिंग क्या है, इसमें कुछ इसके नियम होते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। इतनी बात आपको वीडियो में समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो इसके नियम होते हैं। ठीक है, बीजगणितीय नियम क्या है इसके, जो कि बीजगणितीय होते हैं। बीजगणितीय, ठीक है, बीजगणितीय नियम जैसे कि इसको प्लस माइनस गुणा में भाग में। ठीक है, इन सक्रियाओं में करना क्या होता है कि जैसे z बराबर a प्लस, हमारे पास एक ऑप्शन ये है आई बी। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास Z2।
और Z2 का है C प्लस आई डी। ठीक है, इसे हमें करना किस प्रकार है दोस्तों कि हमारे पास ये दो मान है। ठीक है, Z1 या Z2। ठीक है, हमारे पास कोई भी सम्मिश्र दो संख्याओं के पद है। इन पद में हमें करना क्या आता है कि बीजगणितीय में यदि योग का रूल हमें करना होता है, योग करना है हमें इसका Z1 और Z2 का, तो Z1 प्लस Z2। ठीक है, तो इसका जब योग करेंगे तो इसके जब मान रखेंगे तो हमारे कुछ इस प्रकार मान रखे, हम इनको हल करते हैं। ठीक है, ये हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, C प्लस आई डी। ठीक है, जब हमें इसमें योग का करना होता है तो क्या करना होता है कि ये वास्तविक भाग इकट्ठे कर लेने हैं आपको और काल्पनिक भाग इकट्ठे कर लेने हैं। ठीक है, तो इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है A प्लस C। ठीक है, आई बात समझ में। इसमें क्या आई और आई कॉमन मिल रहा है, तो इसमें हम आई को बाहर कर लेंगे दोस्तों, इसमें कर देंगे B प्लस D। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार इसको हल करना होता है। ठीक है, काल्पनिक भागों को इकट्ठा करना है और वास्तविक भागों को इकट्ठा करके लिख देना है। ठीक है, अब इसका घटा का नियम यानी घटा के रूल में हमें क्या करना होता है कि Z1 माइनस Z2। ठीक है, बस हमें यही करना है दोस्तों कि A प्लस आई बी कोष्टक में माइनस का C प्लस आई डी। ठीक है, जब हमें माइनस करना होता है तो ये बस इकट्ठे लिखने हैं दोस्तों, A तो ये माइनस का हो जाएगा C। ठीक है, इसी प्रकार इसमें करना है दोस्तों, I को बाहर ले लेना है। ठीक है, और इसमें क्या करना है दोस्तों माइनस में कि B माइनस D। ठीक है, ये इसका रूल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमें हल करना होता है माइनस के रूल में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। आगे क्या है दोस्तों क्वेश्चन के अंदर गुणा का नियम। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सको। गुणा के नियम में हमें क्या करना होता है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमें क्या करनी है, गुणन क्रिया। ठीक है, गुणन क्रिया। गुणन क्रिया में क्या करते हैं हम, गुणन क्रिया के अंदर Z1 गुणा Z2। ठीक है, तो हमें बस दोनों मान रखने हैं दोस्तों गुणा के रूप में, A प्लस आई बी इक्वल टू गुणा C प्लस आई डी। ठीक है, ये आपका है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जब गुणा करते हैं तो गुणा बीजगणित का किस प्रकार किया जाता है कि पहले पद का इस पूरे में। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका गुणा इसमें करेंगे फिर इसका इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A और C। ठीक है, A और C दिख रहा है दोस्तों आपको, फिर इसका इसमें करेंगे दोस्तों, ये क्या प्लस A आई डी। ठीक है, ये कर लिया दोस्तों, फिर हमें इसका करना है इसके अंदर और फिर इसका करना है इसमें। ठीक है, तो हम प्लस लगाएंगे आई बी सी। ठीक है दोस्तों, फिर इसका हम कर देंगे ये प्लस का आई स्क्वायर हो जाएगा आपका और बी और डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बी और डी। ठीक है, तो आपको पता है कि आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर बराबर होता है माइनस का एक। आई बात समझ में। तो जब हम माइनस का एक रखेंगे यहाँ पे तो ये हमारा कुछ प्रकार इस प्रकार बन जाएगा कि प्लस ए आई डी प्लस आई बी सी, ये हमारा हो जाएगा माइनस का चिन्ह लगेगा, ए का मल्टीप्लेक्स हो जाएगा बी और डी। ठीक है, जब इसका एक में गुणा होगा तो यह इस प्रकार हो जाएगा ए प्लस सी ए आई डी प्लस आई बी सी माइनस का बी और डी। बस हमको ये वास्तविक भाग इकट्ठे करने हैं दोस्तों, ये ए सी माइनस बी डी। ठीक है, इसे इसमें लिखना, इसमें आई कॉमन मिल रहा है दोस्तों, तो आई को लिख देंगे दोस्तों कॉमन लेके, और क्या है ए और डी। ठीक है, तो ए और डी। ठीक है, इसमें क्या है बी और सी, बस हमें ये लिख देना है दोस्तों बी और सी। बस ये आपकी क्या हो गई गुणन क्रिया हो गई। इस प्रकार आपको गुणन क्रिया करनी है। आई बात समझ में। चलिए आपको आगे की क्रिया बता देते हैं। लास्ट क्रिया आपकी रह गई है भाग की, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, चलिए अगली है आपकी भाग की प्रक्रिया। भाग की प्रक्रिया में करना क्या होता है दोस्तों, भाग की प्रक्रिया में कुछ नहीं करना है दोस्तों। भाग की प्रक्रिया सबसे सिंपल है, भाग कहने का मतलब यानी कि Z1 भागित Z2। ठीक है, यही करना होता है दोस्तों। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है Z1 बट्टे Z2। आई बात समझ में। इसमें करना क्या है, बस इसमें करना ये होता है कि हर का सही समयुग्मी। समयुग्मी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जब आप भाग की क्रिया करोगे तो नोट में लिख देता हूँ कि किस बात का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जब हम Z1 बट्टे
Z2 को हल करते हैं। Z1 Z2 को निकालने के लिए, यानी कि निकालने के लिए हमें हर के संयुग्मी से ऊपर व नीचे गुणा करना होता है। क्या करना होता है? गुणा करना होता है। ठीक है। अब वो संयुग्मी है क्या दोस्तों? तो चलिए मैं आपको इसी में रखे बता देता हूँ कि देखिए Z1 का मान हमारे पास क्या है कि A प्लस आई बी, ओके, और हमारा Z2 क्या है? C प्लस आई डी। ठीक है। ये तो इसका संयुग्मी क्या होता है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे किसी संख्या का जैसे A प्लस आई बी का संयुग्मी क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ। बस चिन्ह बदलना होता है दोस्तों, और कुछ नहीं करना होता है। A लिखना है आपको सीधा, और आई बी लिखना है। क्या लिखना है? आई बी। जहाँ आपको प्लस चिन्ह दिखाई दे रहा है यहाँ माइनस लिख दीजिए। बस ये इसका संयुग्मी होगा। बस इसी का ऊपर नीचे गुणा करना होता है दोस्तों। जब इसका गुणा करेंगे C माइनस आई डी का और बट्टे C माइनस आई डी का। ठीक है। इस प्रकार हमें भाग की प्रक्रिया, इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो ये आपकी भाग की प्रक्रिया निकल के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों भाग की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि संयुग्मी करना क्या होता है। बस नोट में इतनी बात आपको याद रखनी है कि Z1 बट्टे Z2 निकालने के लिए हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे क्या करना होता है? गुणा करना होता है। ठीक है। ये हो गई आपकी भाग की प्रक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे की हेडिंग क्या कहती है हमारी? आगे की हेडिंग में बता देता हूँ दोस्तों। आगे की हेडिंग करनी क्या है? आपको मापांक और संयुग्मी तो आपको समझ में आ गया। आपको मापांक और बता देता हूँ दोस्तों। ये मापांक आपको मिलेगा जब आप ध्रुवीय रूप निकालोगे। सम्मिश्र संख्याओं का क्या निकाला जाता है? ध्रुवीय रूप। जब ध्रुवीय रूप निकालोगे इसका, तो जब ध्रुवीय रूप में आपको मापांक की जरूरत पड़ेगी। चलिए आपकी एक हेडिंग और है मापांक, यानी कि मापांक। मापांक होता क्या है? मापांक सीधी सी बात है दोस्तों। जैसे कि संयुग्मी यानी कि सम्मिश्र संख्या A प्लस आई बी है आपके पास। ठीक है। इसका मापांक क्या होगा? किसी से पूछ ले आपसे तो इसका मापांक क्या है? तो सीधी सी बात है दोस्तों। Z को है ना मॉड ऑफ में लिख दीजिए, बराबर इसको करना क्या है कि ये पूरे पे करडी लगाइए और A स्क्वायर लिखिए और प्लस B स्क्वायर लिखिए। ठीक है। बस यही इसका मापांक है दोस्तों। ये इसका सूत्र है। बस आगे बात समझे। मैंने आपको एक ही लफ्ज में बता दिया कि मापांक होता क्या है। जब भी आप सम्मिश्र संख्या का मापांक निकालोगे तो A का स्क्वायर और B का स्क्वायर करना है। ठीक है। बस और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। चलिए आगे की हेडिंग आपको बता देता हूँ कि ध्रुवीय रूप कैसे निकालेंगे। ये आपको ध्रुवीय रूप में निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी इस चीज की। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे का अपना ध्रुवीय रूप क्या होता है, उसको ज्ञात कैसे करते हैं। ध्रुवीय रूप को कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि यहाँ लिखना है आपको सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि ध्रुवीय रूप होता क्या है दोस्तों। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ध्रुवीय रूप होता क्या है। तो जैसे कि आपके पास कोई सम्मिश्र संख्या ये Z बराबर x प्लस आई वाई है। ठीक है। तो इसका जब ध्रुवीय रूप निकालोगे तो ध्रुवीय रूप निकालने के लिए किन किन बातों की जरूरत पड़ती है, तो मैं आपको लिख देता हूँ कि नोट में आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी जो कि आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले करना है कि जब किसी सम्मिश्र संख्या, ठीक है, यानी कि जब किसी सम्मिश्र
संख्या जो कि z बराबर x प्लस आई वाई, ठीक है, आई वाई को मापांक r, ठीक है, या मॉड ऑफ में z, ठीक है। ये दोनों एक ही बात है आपकी, ठीक है, चाहे आप r लिख लीजिए चाहे z लिख लीजिए, ये आपका मापांक हो गया, ठीक है। और कोणांक यानी कि और कोणांक थीटा, ये दो चीजें यानी थीटा के पदों में लिखा जाए, थीटा के पदों में लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है। आ गई बात समझ में? तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि नोट में जब हम किसी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप निकालते हैं, तो जब किसी सम्मिश्र संख्या यानी कि ये आपकी यहाँ है, ठीक है, को मापांक r यानी कि r की और कोणांक को पदों में लिखा जाता है, ठीक है। तो लिखा किस प्रकार जाता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर सूत्र क्या लगता है, ठीक है, उसका रूप कैसा हो जाता है, यानी कि इस z का इसका रूप कैसा हो जाएगा। तो आपका जो सूत्र बन के आता है ना यानी कि ध्रुवीय रूप का, वो आपका आएगा z बराबर, ठीक है, z बराबर यानी कि आपको r और cos थीटा और प्लस i sin थीटा यानी कि इसके तुल्य करना होता है आपको, ठीक है। इसके तुल्य आपको करोगे तो आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाएगा ध्रुवीय रूप, ठीक है। यही बस इसमें r और थीटा के जब मान रखोगे तो आपका ये ध्रुवीय रूप हो जाएगा। और इसके मापांक में पता कैसे करते हैं कि हमें इसका मापांक ज्ञात करना चाहिए। तो मापांक r को जब निकालोगे ना दोस्तों, तो r का सूत्र होता है यानी कि r या z, ठीक है, इसका और इसका जो सूत्र होगा ना, तो वो मैं इसको सूत्र लिख देता हूँ। सूत्र को निकालोगे इसमें से तो करड़ी में लिखोगे x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। बस इतना करना होता है दोस्तों। इससे क्या निकाल लोगे आप, दूरी निकाल लोगे। ये r बराबर क्या होती है, दूरी होती है, ठीक है, यानी कि किसी मूल बिंदु की दूरी होती है पॉइंट से। वो पॉइंट क्या है वो मैं आपको सारे बता दूंगा, ठीक है। अब आपका क्या रह गया, थीटा, कि थीटा को कैसे ज्ञात किया जाता है, थीटा को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो थीटा के लिए भी सूत्र है, यानी कि ये आपका नोट में ही लिख लेना। दूसरा सूत्र है थीटा को कैसे ज्ञात करोगे, यानी कि थीटा की जगह क्या रखना है हमें, तो वो आपका होता है tan अल्फा। tan अल्फा को क्या करेंगे, बाई बट्टे एक्स रखे करेंगे, और वो भी मॉड ऑफ में, ठीक है। ये आपका थीटा का मान व्यक्त करेगा इसमें tan अल्फा, ठीक है, जो कि आपको थीटा की जगह आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए आगे समझा देता हूँ दोस्तों कि इसमें करना क्या होता है। अब इसके 4 चतुर्थांश आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो भी आपको नोट में ही लिख लेना है। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट उतार लीजिए वीडियो का, ताकि आप अच्छे से आगे समझ सको, ठीक है। तो चलिए इसके मैं चतुर्थांश समझा देता हूँ दोस्तों, इसके चतुर्थांश क्या होते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले जब सम्मिश्र संख्याओं का जब ध्रुवीय रूप निकालते हैं तो हमें इस प्रकार चतुर्थांश की जरूरत पड़ेगी। तो एक ही चतुर्थांश से मैं आपको बता देता हूँ, ताकि बार बार कहाँ मिटाऊंगा कहाँ लिखूंगा दोस्तों, इससे अच्छा एक ही बार में कुछ समझा देता हूँ। एक्स और एक्स डैश होती है, इसका मूल पॉइंट ओ होता है, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसमें बढ़ेंगे, तो इसमें हम बढ़ेंगे तो इस प्रकार ये मूल पॉइंट पी होता है आपका, ठीक है। यहाँ एक थीटा कोण बनता है। तो जब पहले उसमें भाग में जब थीटा का जो मान प्राप्त होगा वो होगा आपका कि थीटा बराबर हम अल्फा याद करेंगे, ठीक है, यानी कि आपका प्लस का ही मान प्राप्त होगा। आई बात समझ में, जो कि tan का इस सूत्र से आपको प्राप्त होगा। ये कहने का मतलब tan अल्फा बराबर क्या होता है कि मॉड ऑफ में बाई बट्टे एक्स जब करोगे, ठीक है, तो आपको पहले में tan अल्फा प्लस का मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरे कोऑर्डिनेट में आएंगे। दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि माइनस और प्लस का होता है। आई बात समझ में। तो इसमें जो मूल पॉइंट होता है ना वो ये, यानी कि बिंदु P, और इसकी दूरी ये, और इसमें एक कोण बनेगा ये थीटा। तो ये थीटा के बराबर जो मान आएगा वो आपका क्या आएगा,
थीटा के बराबर जो इसमें मान आएगा ना वो आपका मैं बता देता हूँ कि इसमें सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या आता है। ठीक है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में जो आपका मान प्राप्त होगा ना वो थीटा का, वो आपका मिलेगा पाई माइनस अल्फा। ठीक है, ये आपका ये होगा। अब आ जाइए अगले भाग में। ठीक है, तीसरे भाग में आ जाइए। तीसरे भाग में जब भी मूल पॉइंट से इधर आपको मिलेगा P, ठीक है, ये आपका क्या मिलेगा थीटा कोण यहाँ पर। तो इसमें थीटा का मान, ये किसके कोऑर्डिनेट होते हैं, इसमें माइनस माइनस के होते हैं। ठीक है, तो इसमें थीटा के मान होते हैं। तो थीटा का मान हमें क्या मिलेगा, माइनस का पाई और प्लस का अल्फा। ठीक है, आई बात समझ में, प्लस का आपको अल्फा मिलेगा। इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, और थीटा बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा माइनस का पाई। ठीक है, इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में कि इस ग्राफ का मतलब क्या है। ठीक है, तो इस ग्राफ का ये मतलब है कि जब भी tan अल्फा के बाई बट्टे एक्स के जो मान प्राप्त करोगे तो अल्फा का मान फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यदि वो प्लस प्लस का तो पहले कोऑर्डिनेट में होता है, यदि वो पाई माइनस अल्फा यानी कि विघटन होके पैदाइश हो जिस मान की, तो आप समझ जाना सेकंड में है, और माइनस का यानी कि पाई माइनस का हो जाए तो आप समझ जाना तीसरे में है, और चौथे चतुर्थांश में क्या होगा कि ये मूल पॉइंट P, ठीक है, इसमें क्या आपका थीटा कोण, तो इसमें जो थीटा का मान प्राप्त होगा ना वो थीटा बराबर माइनस का अल्फा होगा। बस सीधी सी बात है, यानी कि इसको समझ लेना कि ये माइनस का अल्फा होगा। इसमें आपके कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस और माइनस के। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको ध्रुवीय रूप आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको इसका एक उदाहरण अगले वीडियो में बता दूंगा, ताकि आप सारे क्वेश्चन जब हल करोगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, जब आपको ये चीजें अच्छे से याद होंगी आपकी नोट में, ठीक है, तो ये आप इसके सारे क्वेश्चन आसान रूप में कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसका रह गया आपका भाग, जो प्रश्नावलियां आपकी शुरू होंगी 5.1 है, 2 है, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी बुक का है ये। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को और इन हेडिंगों को आप आसान रूप में समझ गए होंगे। ज्यादा उलझना नहीं है क्वेश्चन के अंदर, न किसी हेडिंग में सरदर्दी पालनी है। कोई भी हेडिंग अगर नहीं समझ में आ रही है दोस्तों तो कमेंट करिए दोस्तों, कमेंट करेंगे आप तो मैं आपकी वीडियो पूरी उस हेडिंग के ऊपर डाल दूंगा। ठीक है, अपना चैनल है दोस्तों ओके मैथ देव, ठीक है, जो कि आप सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना दोस्तों, ताकि पर डे आपको वीडियो मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।